नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम मौर्य वंश के प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन तथा उससे रिलेटेड उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास को पूरी लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बताइए आप लोग, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, कौन था? चंद्रगुप्त दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम दिया है? तो दोस्तों बताइए, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम दिया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंड्रोकोटस। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेंड्रोकोटस। दोस्तों, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक में किसका वर्णन है? तो दोस्तों बताइए आप लोग, मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें किसका वर्णन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा राक्षस नाटक में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों बताइए, ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का यूज किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुद्रा राक्षस। दोस्तों, मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा रचित किस पुस्तक का संबंध राजनीति से है? तो दोस्तों बताइए, जो चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी उसका संबंध राजनीति से ऐसी कौन सी पुस्तक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, कौन सा? अर्थशास्त्र। दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। दोस्तों, जो पुस्तक है उसका संबंध राजनीति से है दोस्तों, जिसको चाणक्य ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो दोस्तों बताइए, जो घनानंद था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की किसने मदद की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, चाणक्य। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी दोस्तों घनानंद को हराने में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित नाटक है? तो दोस्तों बताइए, जो मुद्रा राक्षस नाटक है वो किसके द्वारा रचित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुद्रा राक्षस नाटक विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, विशाखा दत्त द्वारा रचित है। हमारा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो अब बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य था जो, वह मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 322 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो दोस्तों बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर का को राजदूत जो था, वो जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था दोस्तों, उसका नाम क्या था? जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था दोस्तों, उसका नाम क्या था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम मेगस्थनीज था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मेगस्थनीज नाम था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों बताइए आप लोग, जो मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिका। ठीक है दोस्तों, कौन सा? इंडिका। दोस्तों, इंडिका जो पुस्तक है वह मेगस्थनीज द्वारा लिखित है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का
अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे चंद्रगुप्त जो मौर्य था वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कर्नाटक में किस स्थान पर बिताया था। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक में बिताया था, ठीक है, एक यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वो कर्नाटक में किस स्थान पर बिताया था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिरवड़वेल गोला। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिरवड़वेल गोला में अपना चंद्रगुप्त ने अंतिम समय बिताया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों बताइए आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 298 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सिरवड़वेल गोला में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था कर्नाटक में सिरवड़वेल गोला में, उसी जगह चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों बताइए आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो दोस्तों बताइए जो बिंदुसार था वह मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है दोस्तों, 298 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अमित्र घात का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों बताइए जो अमित्र घात शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित्र घात का मतलब शत्रु विनाशक। दोस्तों ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, शत्रु विनाशक। ठीक है, अमित्र घात का जो अर्थ होता है वह शत्रु विनाशक होता है। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार को कौन से नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों बताइए बिंदुसार था उसको कौन से नाम से और जाना जाता था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बिंदुसार को किस नाम से, अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया। तो दोस्तों बताइए आप लोग जो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या नाम दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, भद्रसार वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो दोस्तों बताइए आप लोग जो बिंदुसार था वह किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आजीवक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, आजीवक का अनुयायी था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह का वर्णन है। तो दोस्तों बताइए आप लोग जो बिंदुसार है उसके शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह का वर्णन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दो विद्रोह का वर्णन है दोस्तों, कहाँ पे, तक्षशिला में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया। तो दोस्तों बताइए आप लोग जो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या नाम दिया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जैन जो ग्रंथ हैं उनमें बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का महान उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों बताइए आप लोग जो बिंदुसार था उसका महान उत्तराधिकारी कौन था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार का महान उत्तराधिकारी अशोक था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे जो सम्राट अशोक कहलाया बाद में दोस्तों वह अशोक था, जो उत्तराधिकारी बिंदुसार का था वह अशोक था। हमारा ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था। तो दोस्तों बताइए जब अशोक राजगद्दी पर बैठा था उस समय कहाँ का राज्यपाल था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवंती। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अवंती का राज्यपाल था अशोक गद्दी पर बैठने के समय। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा।
तो दोस्तों बताइए, आपने यह समय पूछा है अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 269 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कब बैठा, 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष पश्चात किस राज्य पर आक्रमण किया। तो दोस्तों बताइए, अशोक ने जो अभिषेक हुआ था इसके 8 वर्ष पश्चात किस राज्य पर आक्रमण किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलिंग। ठीक है दोस्तों, कलिंग पर आक्रमण किया था। कब दोस्तों किया था, 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, याद रखें कब किया था, 261 ईसा पूर्व में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया। तो दोस्तों बताइए, जो पुराणों में अशोक का नाम दिया गया उसे क्या दिया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक वर्धन दोस्तों। ठीक है, पुराणों में जो अशोक को कहा गया वह अशोक वर्धन कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक को किसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो दोस्तों बताइए, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपगुप्त ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपगुप्त ने दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को दी थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग की राजधानी क्या है। तो बताइए दोस्तों, कलिंग की राजधानी क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कलिंग की राजधानी तोसली है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, कलिंग की राजधानी तोसली है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किसके लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों बताइए आप लोग, अशोक ने किसके लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आजीविकों के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आजीविकों के लिए। दोस्तों ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, यहाँ पे ए तथा बी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें अगर श्योर होगा तो हम ऑप्शन सही टिक कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र तथा पुत्री को श्रीलंका क्यों भेजा था। तो दोस्तों बताइए, अशोक ने अपने पुत्र तथा पुत्री को श्रीलंका क्यों भेजा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र तथा पुत्री को भेजा था। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, अशोक ने अपने पुत्र तथा पुत्री को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों बताइए, अशोक की माता का नाम क्या था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुभद्रांगी। दोस्तों सुभद्रांगी अशोक की माता का नाम था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों बताइए आप लोग, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अशोक ने शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की खोज कब हो गई थी। तो दोस्तों बताइए, जो अशोक के शिलालेख की खोज हुई थी वह कब हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1750 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1750 ईस्वी में जो अशोक के शिलालेख की खोज हुई थी, अशोक के शिलालेख मिले थे, वह 1750 ईस्वी में पता चला था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बताइए आप लोग, जो अशोक के शिलालेख हैं वे कितने हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख हैं वे 14 हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की। तो दोस्तों बताइए आप लोग, अशोक के जो शिलालेख हैं उसकी खोज किसने की थी। तो हमारा दोस्तों बताइए, शिलालेख की जो खोज हुई थी वो दोस्तों 1750 ईस्वी में हुई थी, और शिलालेख की जो खोज की थी वह किसने की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अशोक के शिलालेख की खोज दोस्तों पाटेद्री ने की थी। ठीक है दोस्तों, पादेट्री ने की थी। किसने की थी, पादेट्री फैंतला नाम है इसका। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब मिली। तो दोस्तों बताइए, अशोक के जो अभिलेख पढ़े गए थे उसकी पहली सफलता कब मिली थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहली सफलता 1837 ईस्वी में मिली थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अशोक के अभिलेख पढ़े गए थे उसमें दोस्तों सफलता पहली 1837 ईस्वी में मिली थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो अशोक के स्तंभ लेख थे वह कितने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 7। दोस्तों अशोक के जो स्तंभ लेखों की संख्या है वह 7 है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए जो कौशाम्बी अभिलेख है उसको क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रानी का अभिलेख। ठीक है, जो कौशाम्बी अभिलेख है दोस्तों उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों बताइए जो अशोक के स्तंभ लेख लिखे गए थे वह किस लिपि में लिखे गए थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, याद रखेंगे। ब्राह्मी लिपि में अशोक के स्तंभ लेख लिखे गए थे। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अशोक के स्तंभ लेख लिखे गए थे वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो दोस्तों बताइए जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है अशोक का वह कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुम्मीदेई। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा रुम्मीदेई। रुम्मीदेई दोस्तों अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों बताइए आप लोग अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह कुणाल था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों बताइए जो अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर वह कब किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अशोक की धम्म नीति का अर्थ क्या था? तो दोस्तों बताइए जो अशोक की धम्म नीति थी उसका अर्थ क्या था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक की जो धम्म नीति थी उसका अर्थ था दोस्तों दान, दया, अहिंसा। दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों जो अशोक की धम्म नीति थी उसमें दान, दया और अहिंसा तीनों थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो दोस्तों बताइए आप लोग अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक ने किस युद्ध के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, याद रखेंगे। कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और दोस्तों कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। 261 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक के अभिषेक के 8 वर्ष बाद दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में कौन सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो दोस्तों बताइए जो मौर्य वंश था, मौर्य काल था, उसमें सबसे जो प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था वह कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध जो शिक्षा का केंद्र था वह तक्षशिला था। ठीक है दोस्तों, कौन था? तक्षशिला था। हमारा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला दोस्तों सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था किसमें? मौर्य काल में। ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश में सबसे अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों बताइए जो मौर्य वंश था उसका सबसे अंतिम राजा कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा बृहद्रथ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे बृहद्रथ तो सबसे अंतिम राजा था मौर्य वंश का। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों बताइए आप लोग जो बृहद्रथ था उसकी हत्या किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने की थी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा बृहद्रथ का सेनापति कौन था? तो दोस्तों बताइए जो बृहद्रथ था उसका सेनापति कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पुष्यमित्र जो शुंग था वह बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की क्लास यहीं पर दोस्तों समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।